1 सितंबर 1966 लद्दाख के लेह शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर यूलेटको में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। ये गांव इतना छोटा था कि इस गांव में एक भी स्कूल नहीं थी। इसके चलते सोनम वांगचुक की मां तसेरिंग वांगबो सोनम वांगचुक को घर पर पढ़ाई। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स में थे एंड एक यंग माउंटेनियर थे जो 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ लिए थे। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले तीसरे इंडियन थे। सोनम वांगचुक के पिता को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, इसीलिए 1957 से 1967 तक वो कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर के असेंबली में एमएलसी बनाए जाते हैं। 1972 में वो कांग्रेस की टिकट पर लेह सीट से वो एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं और पहली बार में ही जीत हासिल कर लेते हैं। और फिर 3 साल बाद 1975 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में कांग्रेस की तरफ से मंत्री बन जाते हैं। इसीलिए पूरा परिवार राजधानी श्रीनगर में रहने लगते हैं। यहाँ पहली बार 9 साल के सोनम वांगचुक का एडमिशन कराया गया, लेकिन इस स्कूल में उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश जैसे भाषाओं में पढ़ाया जाता था, जबकि सोनम वांगचुक को सिर्फ लद्दाखी आती थी। इस कारण से उनको क्लास में कुछ समझ नहीं आता और न क्लास के टीचर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक को डांट, मार और छोटा महसूस कराया जाता। कई बार तो क्लास से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ सोनम वांगचुक को बेवकूफ और पढ़ाई में कमजोर माना जाता है। हालांकि इस स्कूल में सोनम वांगचुक के लिए ये फायदा हुआ कि सोनम वांगचुक को लद्दाखी के अलावा हिंदी और इंग्लिश थोड़ी बहुत आने लगी थी। लेकिन इस स्कूल में मिल रहे अपमान और अकेलापन और निराशा से भरे सोनम वांगचुक एक दिन दिल्ली जाने का फैसला किए और अकेले ही दिल्ली के लिए निकल पड़े एक स्पेशल विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि इस स्कूल में एडमिशन का टाइम निकल गया था, लेकिन 12 साल के वांगचुक ने खुद प्रिंसिपल को अपनी स्टोरी बताई, जिससे प्रिंसिपल का दिल पिघल गया और सोनम वांगचुक को 7th क्लास में एडमिशन मिल जाता है। दिल्ली के स्कूल में सोनम वांगचुक का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। एक कारण था सोनम वांगचुक पहले ही 3 महीने तक 7th क्लास की पढ़ाई लद्दाख में पूरी किए थे, इसीलिए टीचर को आंसर करना थोड़ा इजी था। जिस लड़के को श्रीनगर में बेवकूफ माना जाता था, उसी लड़के को दिल्ली में होशियार माना जाने लगा। अपने इस लेगेसी को आगे बढ़ाए रखने के लिए सोनम वांगचुक ने पढ़ाई में अपनी पूरी जी जान लगा दी। 12th के बाद सोनम वांगचुक तय किए कि वो मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियर बने ताकि लद्दाख जैसे कटे हुए इलाके में सड़कें और बिल्डिंग बना सकें। सोनम वांगचुक के पिता ने धमकी तक दी थी कि अगर वो बात नहीं मानते हैं तो पढ़ाई का खर्च वो नहीं उठाएंगे, लेकिन सोनम वांगचुक फिर भी नहीं माने और पिता के खिलाफ जाकर 19 की उम्र में श्रीनगर के NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं। अब कॉलेज की फीस भरने के लिए वांगचुक ने लेह में एक कोचिंग सेंटर खोल लिए और इससे सिर्फ 2 महीने में 17,000 रुपए कमा लिए, जो 3 साल की इंजीनियरिंग फी के लिए काफी था। इसी कोचिंग सेंटर की वजह से सोनम वांगचुक को समझ आता है कि लद्दाख के बच्चे तो होशियार हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है। इसीलिए सोनम वांगचुक ने तय किया कि वो लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को सुधार के रहेंगे। उस समय लद्दाख में क्लास 10th के बच्चे 90% फेल हो जा रहे थे, क्योंकि उनका सिलेबस उर्दू में था, यानी जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा में, एक ऐसा भाषा जो लद्दाख में कोई नहीं बोलता था। इसके अलावा टीचर राटा मारने में छोड़ देते थे। इसे ठीक करने के लिए सोनम वांगचुक ने 1980 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, SECMOL यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। SECMOL ने 1984 में लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसके तहत टीचर को दोबारा ट्रेंड किया गया। लद्दाखी कल्चर के हिसाब से किताबों को दोबारा लिखी गई। ऑपरेशन न्यू होप ने लद्दाख के एजुकेशन में क्रांति ला दी। जहां पहले 10th में 5% बच्चे पास हो रहे थे, 7 साल में ही 55% हो गए और बाद में 75% तक पहुंच गए। इसके अलावा जो बच्चे अभी भी फेल हो जा रहे थे, सोनम वांगचुक ने लेह के पास SECMOL अल्टरनेटिव स्कूल शुरू किए, जिसमें उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता जो हमेशा फेल हो जा रहे थे। इस अल्टरनेटिव स्कूल में किताबों से पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि प्रैक्टिकल से पढ़ाई होती थी। यहाँ स्टूडेंट रेडियो स्टेशन चलाते थे, खेतों में काम करते थे, पूरा कैंपस खुद ही मैनेज करते थे। फेल होने वाले बच्चे आगे चलकर इंजीनियर एंड लीडर बनते थे। इस बीच साल 2009 में एक फिल्म आई 3 इडियट, जिसमें आमिर खान ने रैंचो उर्फ फुनसुक वांगडू का रोल किया था, जो फिल्म इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये फिल्म बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक रहा। इसके बाद पूरे देश में एक सवाल आया, फुनसुक वांगडू असल में है कौन? जवाब मिला, सोनम वांगचुक।
थ्री इडियट के जो एंडिंग में लद्दाख में जो स्कूल दिखाया गया बिल्कुल सोनम वांगचुक के ACCMOL स्कूल जैसा था, लेकिन खुद सोनम वांगचुक इस चीज से इनकार करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने साफ कहे कि फिल्म उनके ऊपर नहीं बनाई गई है, लेकिन उन्होंने कहा मुझ पे इंस्पायर जरूर हो सकती है। सोनम वांगचुक का कहना था कि फिल्म बनाने से पहले उनसे बात नहीं की गई और सीक्रेटली उनके स्कूल में शूटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने इसे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पास के एक स्कूल में शूटिंग की गई थी। सोनम वांगचुक कहते हैं कि वो फिल्मों में काम नहीं करते बल्कि वो असल जिंदगी में काम करते हैं। लद्दाख को एक कोल्ड रिसोर्ट कहा जाता है, जहां साल में केवल 100 mm बारिश होती है। यहाँ की खेती बाड़ी ग्लेशियर से पिघल कर आने वाली पानी पर टिकी होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी में पानी बेकार बह जा रहा है और बाद में जब किसानों के लिए पानी की जरूरत होती है तो खेती के लिए पानी ही नहीं होता। सोनम वांगचुक ने इसका समाधान आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर निकाला, जिन्होंने इसका नाम दिए आइस स्टूपाच, यानी कि इसमें सर्दियों में पाइप के जरिए पहाड़ों से पानी लाया जाता है जो नीचे आकर स्टूपाच के शेप में आर्टिफिशियल ग्लेशियर के रूप में जमा हो जाता है। बाद में जब किसानों को खेती के लिए पानी की जरूरत होती है तो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर उन्हें पानी प्रोवाइड कराता है। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने 6 स्टूपाच बनाए थे, जिसमें 3 करोड़ लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था। ये आइडिया इतना सफल होता है कि लद्दाख से निकलकर स्विट्जरलैंड तक पहुंच जाता है, जहां के गांवों में आइस स्टूपाच बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही इन्वेंशन के लिए सोनम वांगचुक को 2018 में रेमन मैगेसी के अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा गया। जून 2020 में जब जालवा वैली में इंडिया और चाइना के सैनिकों की झड़प होती है तो इसमें 20 इंडियन जवान शहीद होते हैं, तो सोनम वांगचुक ने एक नारा दिया, सेना देगी बुलेट से जवाब और हम देंगे वायलेट से, और देश के लोगों से अपील की है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें। इसी वक्त सोनम वांगचुक ने देखा कि गलवान के झगड़े के बाद हजारों सैनिकों को लद्दाख में तैनात किया गया और यहाँ की ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कई टन केरोसिन तेल को जला देते थे। न कि केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा था बल्कि केरोसिन के धुएं से सैनिकों को भी दिक्कत होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए सोनम वांगचुक सोलर हीटर टेंट बनाए। ये टेंट पानी के जरिए सूरज की गर्मी को दिन में स्टोर करती थी, जो रात में जवानों को गर्म रखती थी। ये वो समय था जब सोनम वांगचुक मोदी सरकार के समर्थन में थे और सोनम वांगचुक मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते थे और बीजेपी सरकार अपनी कई भाषण कई रैली में सोनम वांगचुक के चेहरे का इस्तेमाल करती थी। 5 अगस्त 2019 जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इसे 2 भागों में बांट दिया, जम्मू एंड कश्मीर, तब लेह की जनता इस फैसले पर सड़कों पे जश्न मना रही थी, क्योंकि बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाले लोग लेह से कश्मीर से अलग के लिए मांग कर रहे थे। खुद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके लिखे, थैंक यू पीएम, लद्दाख के पुराने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन इस जश्न में एक ऐसी चीज छूट रही थी, जम्मू कश्मीर को खुद की विधानसभा दी गई थी, जबकि लद्दाख को विधानसभा नहीं दी गई थी। उसे सीधे गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार चलाने वाली थी, जबकि पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख के अपने विधायक होते थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया और अपने ही राज्य में लद्दाख के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड हो गया था। इसके अलावा आर्टिकल 370 से पहले लद्दाख में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगी हुई थी और लोकल लोगों का नौकरियों पर अधिकार था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अधिकार भी चला गया। इसीलिए यहाँ के लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उन्हें जो मिला है वो आजादी नहीं बल्कि उल्टा उन्हीं का नुकसान है। इसीलिए अब पूरे लद्दाख में कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए मांग उठने लगी। मतलब आसान भाषा में अपनी जमीन, अपना जंगल, कल्चर पर खुद का नियम कानून बनाने का हक देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में आता है। वहाँ के लोगों को अपने नियम खुद बनाने की आजादी होती है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होता है। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने वादा किया था, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कर देंगे। इंटरेस्टली बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता। इस मुद्दे पे सोनम वांगचुक कई प्रोटेस्ट किए हैं। सबसे पहले जनवरी 2023 में 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किए हैं। फिर 2024 में खुले आसमान के नीचे हड्डियां जमा देने वाली ठंड में 21 दिन का भूख हड़ताल किए हैं। इसके बाद सितंबर 2024 में दिल्ली चलो पैदल यात्रा की है, जिसमें वो लोगों के साथ पैदल चलकर 1000 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं। 30 सितंबर को लेह से दिल्ली पहुंचते हैं। फिर सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कुछ दिन बाद जब ये छूटते हैं तो सोनम वांगचुक सीधे दिल्ली के लद्दाख भवन पहुंचते हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हैं।
16 दिन बाद 21 अक्टूबर 2024 को सरकार लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है। जून 2025 में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों पर लद्दाख के लोगों को 85% रिजर्वेशन दे दिया और लोकल रेजिडेंट बनने के लिए लद्दाख में लगातार 15 साल रहने की शर्त लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा मांग एक पूर्ण राज्य का दर्जा और 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना नहीं लिया गया। इसीलिए 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक अपने 14 साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अनशन के 15वें दिन यानी 24 सितंबर को 2 लोगों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इससे गुस्से में आए लेह के हजारों युवा सड़कों पे उतर जाते हैं और देखते ही देखते हालत बेकाबू हो जाती है। भीड़ ने बीजेपी के कई ऑफिस और पुलिस के कई गाड़ियों को फूंक दिया। जवाब में पारामिलिट्री फोर्स ने प्रोटेस्टर पर गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हुए। इसके अगले दिन 25 सितंबर को सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। लेकिन सरकार कहती है कि इस हादसे के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं। लद्दाख के प्रशासन ने कहा कि सोनम वांगचुक कहते हैं अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो सोनम वांगचुक ने सरकार की तख्ता पलटने पर बात की है और तिब्बत की तरह खुद को आग लगाने का सजेशन सोनम वांगचुक लोगों को देते हैं। ये लद्दाख के प्रशासन का कहना था। अनशन तोड़ने के बाद जब सोनम वांगचुक लेह में हुए हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने गांव से लेह जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 1600 किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। सोनम वांगचुक पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगा दिया जाता है, जिसके तहत सरकार लोगों को 1 साल के लिए बिना किसी सुनवाई के और बिना किसी जमानत के जेल में डाल सकती है। एक फेमस साइंटिस्ट देश के लिए खतरा बन चुका था, ऐसा सरकार का कहना था। इधर लद्दाख पुलिस चीफ SD सिंह जमवाल ने दावा किया कि उनके पास इस चीज की क्रेडिबल इनपुट्स हैं कि सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तान से है। बीजेपी का IT सेल हेड अमित मालविया ने कहा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। इन आरोपों के बीच सोनम वांगचुक को बिना किसी सुनवाई के लगभग 6 महीने तक जेल में बंद रखा जाता है। लेकिन फिर अचानक से 14 मार्च 2026 को सोनम वांगचुक पर लगे NSA को हटा दिया। इस तरह लगभग 170 दिन बाद वो जेल से बाहर निकलते हैं। कई महीने जेल में रहने के बाद लोगों को लग रहा था कि सोनम वांगचुक अब चुप बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान के विरोध में CGP नाम का एक ऑनलाइन पार्टी खड़ा होता है, जिसने नीट के पेपर लीक को अपना पहला बड़ा मुद्दा बनाया। CGP ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए 6 जून को जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन रखा, जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल होते हैं। वो CGP से जुड़ने वाले सबसे पहला बड़ा फेस थे। 20 जून 2026 को CGP ने जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। 8 जून तक ये प्रोटेस्ट चलता रहता है। हालांकि उस तरह की भीड़ नहीं आ रही थी जैसे कि उम्मीद थी। फिर 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया कि वो 5-10 दिन नहीं बल्कि जब तक सरकार स्टूडेंट का मांग पूरी नहीं करती है तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हालांकि अभी भी वैसी भीड़ नहीं आई थी जैसे कि उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल का दिन बढ़ता गया वैसे वैसे सोशल मीडिया पर इनकी पिक्चर, इमोशनल वीडियोज आने लगती है। इधर 17 दिनों में सोनम वांगचुक का वजन लगभग 8 किलो घट गया। CGP के फाउंडर अभिजीत दीप के अनाउंस करते हैं कि वो 20 जुलाई को संसद भवन तक मार्च निकालेंगे। 20 जुलाई से पहले ही जंतर मंतर पर भीड़ बहुत ज्यादा आ चुकी थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में ट्वीट करने लगते हैं और वीडियो डालने लगते हैं। सोनम वांगचुक को पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट मिलने लगता है। योद्धव ठाकुर, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे बड़े नेता भी सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हैं। उनसे अनशन तोड़वाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी अपील करते हैं और डिम्पल यादव समेत कई बड़े नेता जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मिलते हैं। शुरू में कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन से दूरी बनाई रखी, लेकिन 17 जुलाई को कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा भी जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मिलते हैं। यहाँ पर एक कोइंसिडेंट है। 1980 में सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल ने भी लद्दाख के लोगों को ट्राइबल स्टेटस दिलाने के लिए कई भूख हड़ताल किए थे। 1984 में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ले जाकर उनका अनशन तोड़वाया था, लेकिन उनके बेटे सोनम वांगचुक को मोदी सरकार के द्वारा कोई रिस्पांस तक नहीं मिला। इस बीच 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। पूरा देश इस घटना को देख रहा था, इसीलिए 20 जुलाई को संसद मार्च में एक ऐसी भीड़ आती है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और फोर्स ने
प्रोटेस्टर पर अपने पावर का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन, लेकिन आंदोलन चलता रहा। मार्च के बाद भी कई हजारों लोगों की भीड़ आने लगी। इस बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से मिलते हैं और उनका अनशन तोड़वा देते हैं। इस तरह 25 जुलाई को इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाता है। पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती। उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। कहानी थी सोनम वांगचुक की, जिसे क्लास में बेवकूफ समझा जाता था। वो एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बनता है, जिसके कहने पे लाखों छात्र सड़कों पे आ जाते हैं। सोनम वांगचुक की जिंदगी को देखे तो यही समझ आता है, वो समाज और लद्दाख के लोगों को अपने जीवन से ऊपर रखे थे और इन्हें मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे जेल में डाल दिया। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। दी एंड।